आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई, साइनेड आई। इस पूरे सत्र में कोई बड़ी बहस आपको पता ही होगा नहीं हो पाई। विपक्ष का आरोप है सरकार ने उसकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की। सरकार ने हंगामे की आड़ में जनता से जुड़े महंगाई समेत तमाम अहम मुद्दों को दबा दिया, लेकिन सरकार कहती रही विपक्ष बहस से भाग रहा है। पहले जरा सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष की तरफ से क्या बोले। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है और सिर्फ बीजेपी वाले हमारे ऊपर इल्जाम लगाना ये गलत है। हमने तो सीधी सीधी बात कर रहे। इससे पहले जो घटना घटी थी उसके बाद में आज भी आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया मीडिया की तरफ से, उसको हम सदन में लाना चाहते थे। विपक्ष सत्र में भले ही सरकार पर हमलावर हो, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर अपना गुस्सा 2 बार जाहिर किया और पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा। जरा सुनिए। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, सरकार आप सरकार के लिए काम करते हैं? मैं जवाब दे रहा हूं आपके सरकार आपका। क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं, हाउस, अरे मैंने जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। आप भैया मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो, डाइवर्ट मत करो। काफी गुस्से में राहुल गांधी। दूसरी तरफ आज राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया। एक मीडिया रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी के नेताओं पर लूट खसोट का आरोप लगा दिया। जरा सुनिए क्या बोले रणदीप सुरजेवाला। भाजपाइयों द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट को महंगी जमीनें बेचकर करोड़ों का मुनाफा कमाया गया, चंदे की चोरी की गई। हमने देखा किस प्रकार से 5 मिनट में 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई और चंदे की चोरी कर ली गई, जो करोड़ों करोड़ों भारतीयों ने आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए दिया था। इस पर भी बहस करेंगे, लेकिन एक और मुद्दा जिस पर आज हम बहस करने वाले हैं वो है लड़कियों की शादी की उम्र का। क्योंकि कल से जब से संसद में यह नया बिल लाया गया है तब से इस पर खूब हंगामा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में साफ हो गया था कि यह आसान मुद्दा नहीं है। दरअसल सरकार ने बिल पेश किया है कि लड़कियों की शादी की मिनिमम एज, न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर देनी चाहिए। अब सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि कम उम्र में शादी हो जाने से लड़कियां कम उम्र में मां बन जाती हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी जान को खतरा होता है, मां की जान को खतरा होता है। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी खुद भी कह चुके हैं, वो चाहते हैं कि लड़कियां पहले पढ़ें उसके बाद शादी हो। अक्सर देखा गया है हिंदुस्तान में बेटी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ या फिर जब तक वो समझदार नहीं होती उससे पहले ही मां बाप कर देते हैं। इसीलिए सरकार का कहना है कि लड़कियों को मैल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, उनको पढ़ने लिखने का मौका दिया जाना चाहिए, समझदार बनने का अवसर दिया जाना चाहिए, जोर जबरदस्ती उनके साथ ना हो, इसलिए यह कानून लाना जरूरी है। चाइल्ड मैरिज आपको पता ही है कितना बड़ा मुद्दा है। जबकि विपक्ष की ओर से जो तर्क दिए गए इस बिल के खिलाफ, जाहिर है वो इस तरह के तर्क हैं। विपक्ष कह रहा है सरकार जल्दबाजी में क्यों है और यह बिल स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। कुछ एक नेता तो बड़े अजीबोगरीब बयान भी लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने को लेकर पहले ही दे चुके हैं। उस पर भी बहस करेंगे, लेकिन पहले राष्ट्र की बात में मेरा आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है। सवाल बड़ा सीधा, लड़कियों की शादी या उसकी उम्र पर घमासान क्यों मचा है? और दूसरा, राहुल गांधी इतने नाराज क्यों हैं? राष्ट्र की बात में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता अभय दुबे आज आमने सामने होंगे। सुधांशु त्रिवेदी, आपसे शुरू कर रहा हूं। आपने सुना राहुल गांधी बड़े नाराज हैं। वो कह रहे हैं सदन चलाने की, संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर इस सत्र में कोई भी काम नहीं हुआ उसकी जिम्मेदारी सुधांशु जी आपकी, आपकी पार्टी की, आपकी सरकार की है। जवाब दीजिए। मानक जी, आपने कहा कि राहुल गांधी आजकल नाराज हैं। मैं आपके इस बयान से सहमत नहीं हूं। वो भारत की राजनीति के चिर युवा हैं और चिर व्याकुल हैं। वो चिर व्यथित हैं और चिर कुपित हैं।
वो कम नाराज नहीं रहते हैं, वो तो एक स्थायी नाराजगी की मानसिकता में रहते हैं। कोई भी विषय हो, आपने देखा हो जिस तेवर में, जिस भाव भंगिमा में, जिस प्रकार की आक्रामकता के साथ वो बोलते हैं और फिर जिस ढंग से अपनी भाव भंगिमा चेंज करते हैं, इन्हीं कारणों से परिस्थिति यह बनी है कि भारत की जनता ने उनको गंभीरता से लेना कम कर दिया है। कारण पद छोड़ देंगे मगर प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा वो दिखाएंगे। आप याद करिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी जी खड़े होकर बोल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पीछे खड़े हुए हैं हाथ बांध के, जबकि टेक्निकली राहुल गांधी जी क्या है आज की डेट में, ना वो अध्यक्ष हैं, ना वो उपाध्यक्ष हैं, ना वो महासचिव हैं, ना वो नेता प्रतिपक्ष है अपने दल के, संसदीय दल के, ना नेता है ना उपनेता है, वो मात्र एक सांसद है। सांसद बोल रहा है, नेता प्रतिपक्ष पीछे खड़ा है। क्यों भाई? यदि आपने दायित्व छोड़ा था तो आप उसके बाद कहते ठीक है, फिर दायित्व छोड़ा तो जिसको दायित्व दिया वो काम करेगा। दायित्व तो मैं नहीं रखूंगा, मगर सारी नाराजगी व्यक्त करने का एकमेव स्वघोषित उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर रखूंगा। तो मुझे लगता है उनको तो पहले यह जवाब देना चाहिए कि नाराजगी की अभिव्यक्ति का तरीका क्या है। नाराजगी तो उनकी परमानेंट रहती, कोई बात नहीं, और वो भी देखिए कैसी कैसी नाराजगी रहती है। जयपुर में रैली करते हैं महंगाई पे, अभी हमारे मित्र अभय जी विद्वान व्यक्ति हैं, मगर अब राहुल जी को इनको डिफेंड नहीं करना है। ये कहेंगे अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों में बात होनी चाहिए, और इसके लिए इनकी पार्टी खुद रैली करेगी। कहां करेगी? राजस्थान के जयपुर में, और वहां उत्तर प्रदेश के मुद्दों को उठाकर हिंदू और हिंदुत्व भाषण देने लगेंगे। फिर कहेंगे कि भाजपा सांप्रदायिकता करती है। इसलिए मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी का जो चित्र विचित्र प्रकार का व्यक्तित्व और कृतित्व नजर आ रहा है, उस पर आप अभय जी से पूछिए तो वो ज्यादा बेहतर जवाब। नहीं, लेकिन उसमें मुद्दा तो दूसरा है ना सुधांशु जी। राहुल गांधी की नाराजगी सिर्फ संसद सत्र से जुड़ी हुई नहीं है। संसद सत्र अपने आप में एक मुद्दा है, सोशल मीडिया पर और बाकी जगह। आपको पता है, आपको तो पता है सुधांशु जी, आप तो खुद संसद में बैठते हैं, ऐसी ऐसी चर्चा आपके पास पहुंचता होगा, फीडबैक। लोग कह रहे हैं संसद की जरूरत क्या है, बंद कर दो, ताला लगा दो, काम कुछ होना नहीं है। जाते हैं सांसद, चाय पी के आ जाते हैं, घूम फिर कर तफरी करके। देखिए, जहां तक संसद की बात है, बिल्कुल सभी लोगों का दायित्व है संसद चले। बड़ा दल है, उसका दायित्व बड़ा है, सत्ताधारी दल है, बड़ा है। हम बिल्कुल प्रयास करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2010 में ऐसी घटना हुई थी, 7 सांसद बाहर कर दिए गए थे। उसमें एक भी भाजपा का सांसद नहीं था, मगर नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली जी थे। आखिर में उन्होंने समाधान निकालकर न सिर्फ माफी मांगी थी चेयर से, बल्कि देश से भी माफी मांगी थी। उसके बाद 7 में से 4 सांसदों ने अंदर जाकर सभापति के कक्ष में खेद व्यक्त किया था, माफी मांगी थी, चारों का निलंबन वापस हो गया था। फिर बचे 3 में एक एक करके 2 लोग गए थे, दोनों का भी निलंबन वापस हो गया था। एक सांसद थे जिन्होंने नहीं माफी मांगी, तो उस सत्र के दौरान बाहर रहे थे। पर यह बताइए, आज तक कभी ऐसा दृश्य हुआ कि आप टेबल के ऊपर चढ़ जाएंगे, टेबल उसके ऊपर सेक्रेटरी जनरल की टेबल के ऊपर किताब फेंक देंगे, खड़े होकर उस पर नृत्य करेंगे, चेयर के ऊपर फाइल फेंक देंगे? ये किस प्रकार का कार्य है? और उसके बाद आप कहेंगे कि संसद चलने नहीं दिया जा रहा है। किस मुद्दे के ऊपर? आप बहस करने को आप तैयार नहीं है। जनाब, मैं कहना चाहता हूं, जब हम विपक्ष में थे मानक जी, हमारा इस बात पे विरोध रहता था कि बहस करवाइए, 2G पे बहस करवाइए, कोयले पे बहस, कोयले घोटाले पे करवाइए, सीबीआई के ऊपर जो कहा गया उससे, तब ये बहस से भागते थे। आज भी हम कहते हैं हम बहस करने को तैयार हैं। किसान बिल पे आ जाओ भाई, बहस करने को तैयार हैं। इन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस दिया महंगाई पे बात करने का, प्राइस राइज पे, जिसपे सबसे ज्यादा बोलते हैं, और उसके बाद वहां बवाल कर दिया, डिस्कशन ही नहीं हुआ। तो हम हमेशा बहस को तैयार थे, प्रतिपक्ष या सत्ता पक्ष, या हमेशा बहस से हटकर भागना चाहते हैं, चाहे सत्ता पक्ष में थे या प्रतिपक्ष में। ओके, अभय दुबे जवाब दीजिए, राहुल गांधी इतने नाराज क्यों हैं? और अगर नाराज हैं, संसद खुद ही नहीं चलने दे रहे, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, और फिर नाराज भी हो रहे हैं। माणक गुप्ता जी, पहले तो मेरे बहुत विद्वान साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे विद्वान प्रवक्ता और सांसद हैं। थोड़ा सा स्मृति पटलों को चिन्हित करा दूं सुधांशु जी, आप चर्चा में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। अरुण जेटली साहब कहते थे सब कि हम सरकार को एस्केप रूट नहीं देना चाहते हैं चर्चा करके। हम कहते थे कि चर्चा करने आइए, किसी भी विषय पर चर्चा करिए, और आप कहते थे कि ये तो लेजिटिमेट तरीका है डिस्ट्रप्शन पार्लियामेंट का। वो व्यवहार हमारा नहीं है। हम हर विषय पर राहुल गांधी जी चर्चा चाहते थे। राहुल गांधी जी व्यथित थे इस बात को लेकर कि समूचे प्रजातंत्र को आपने समाप्त कर दिया। इसलिए माणक गुप्ता जी वो कह रहे थे कि इस अवैधानिक तरीके से आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल का वायलेट करके उन 12 सांसदों को निलंबित किया गया। और क्यों किया?
क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनके जो मंत्री हैं, जो जघन्य हत्याकांड में जिनका इस्तीफा हम मांग रहे हैं, उस पर चर्चा हो। ये नहीं चाहते थे कि 700 किसानों को जो मुआवजे का प्रश्न राहुल गांधी जी खड़ा कर रहे हैं, उस पर चर्चा हो। इन विषयों पर ये चर्चा से भागने के लिए बात करते थे। मैं बताता हूं, रूल 256, द चेयरमैन में, if he deems fit necessary, name a member who disregards the authority of chair or abuse the rules of council by presently or willfully obstructing the business thereof। और वो ये कहते हैं कि वो जो सदस्य होगा, पार्ट सेकंड में 56 के, if a member is so named by the chairman, he shall be put on the question on motion being made। और लास्ट में वो कहते हैं, मैं ज्यादा इसमें समय नहीं लेता, कि उसी कार्यकाल के दौरान, उसी सेशन में आप उनको सिर्फ निलंबित कर सकते हैं। ये रूल साफ कहता है। इन्होंने उस समय ना तो उनको नामांकित किया उस सेशन में, मानसून सेशन में, ना उस सेशन में निलंबित किया, इन्होंने निलंबित किया। और ये जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं सुधांशु जी, कि किताब लहराई टेबल पर खड़े होकर, किसने लहराई थी? आप तो सांसद है, बताइए किसने लहराई थी? सस्पेंड किया आपने उनको क्या? इसका अर्थ है आपका इंटेंशन मेलाफाइड था। और महात्मा गांधी कहते हैं, जो कानून आपके हितों की रक्षा नहीं कर सकता, उसको फाड़ कर फेंक दीजिए। और वो धर्म हम लोगों ने निभाया। वो किसानों के खिलाफ क्रूर काले कानून आप 3 लेकर आए। क्या हुआ था उस समय पार्लियामेंट में? आज आप तो राज्यसभा से हैं। हमने वोट डिवीजन मांगा था, वोट डिवीजन दिया नहीं, सांसदों को उठाकर बाहर फेंक दिया आपने। आप क्यों नहीं चर्चा कराना चाहते थे? क्योंकि आप जानते थे कि अगर आपके गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांगा गया तो आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के चलते वो नहीं करना चाहते थे। आपने निष्पक्ष उत्तर प्रदेश में जांच नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो एसआईटी है उत्तर प्रदेश की, उसमें आईपीएस कैडर उत्तर प्रदेश का नहीं होना चाहिए, हम बाहर से तय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रात 1 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते रहे, एसआईटी ने नहीं दी, और आज जो स्टेटस रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो न्यायाधीश रिटायर हम नियुक्त करेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश के बाहर का नियुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं थे आपके जांच के तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 2 एफआईआर में गवाह एक साथ क्यों करा रहे, क्योंकि क्या कर रहे थे मानक जी, ये जो एक हिंसा की थी और एक प्रतिहिंसा की थी, उसमें जो इनकी हिंसा के खिलाफ गवाह आते थे, उनको पुलिस धमकाती थी कि तुम्हारा नाम हम एफआईआर में डाल देंगे प्रतिहिंसा की। ये बात संज्ञान में। और आखिरी बात कहता हूं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता मारा गया श्याम सुंदर, उसकी बेवा ने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुझे योगी जी की एसआईटी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आखिरी बार मेरा पति पुलिस अभिरक्षा में देखा गया, उसके बाद उसकी मौत हुई। मतलब उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया। इसलिए ये नहीं चाहते थे कि यूपी 31 1000 नंबर की गाड़ी जो गृह राज्य मंत्री के नाम से दर्ज थी, जिस पर रौंद कर मार दिया गया, वो उत्तर प्रदेश का मंत्री जो पहले हिस्ट्री नहीं चाहते। अबे दुबे, ये सारे के सारी बातें आप पहले बताते रहे हैं, अक्सर आपके प्रवक्ता और आप भी ये उठाते रहे हैं और हम इनको दिखाते भी रहे हैं। लेकिन आज हम चर्चा ये कर रहे हैं, और इस पर जो अगला मुद्दा है उस पर भी अबे दुबे बोलिएगा जरा। सरकार कह रही है हम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने का बिल ला रहे हैं। आपको पता है कितनी माएं कम उम्र में बच्चा पैदा करते हुए उनकी मौत हो जाती है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाती है, बच्चे भी मर जाते हैं। आपको पता है कितनी बड़ी समस्या है ये, आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। समाज को सुधारने के लिए अगर कोई अच्छा कदम उठाया जा रहा है, उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। नहीं माणक गुप्ता जी, देखिए गलत तथ्य मत रखिए। अभी आपने नेता प्रतिपक्ष को सुना, हमारे चिदंबरम साहब ने, नेता प्रतिपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी की बात की थी कि आप देखिए, अगर पिछला सेशन आप देखेंगे, मानसून सेशन, 20 बिल बगैर चर्चा के इन्होंने पास कर दिए। बिलों में 2-4 मिनट भी डिबेट नहीं कराई। पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का हाल यह है कि यूपीए 1 में हमने 60% कानूनों को पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए भेजा था, स्टैंडिंग कमेटी को, सिलेक्ट कमेटी को। यूपीए 2 में 71%। अभी एनडीए ने कुल अब तक सिर्फ 25% भेजा है। लेकिन ये जो कानून है, इसको पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए भेजा गया है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई, प्रधानमंत्री जी क्या बताया उसने? लगभग 25% बेटियां हिंदुस्तान में 18 साल के पहले शादी कर रही है। और आपका राज्य बिहार,
जहां 41% है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, उस पर ध्यान दीजिए। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 79.81% बजट प्रधानमंत्री जी आपने खुद के प्रचार पर खर्च कर दिया, उनके साथ न्याय नहीं किया। निर्भया फंड का अभी लोकसभा में आपने जवाब दिया है कि 2 स्तर पर जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा था उसमें 2,000 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए। आखिरी बात माणक जी, बहुत गंभीर बात है। देखिए 15 से 49 साल की महिलाओं में खून की कमी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 था उससे 5 में 57% हो गई है, बढ़ गई है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आप एक विस्तृत चर्चा कीजिए, स्टेक होल्डर से बात कीजिए। मतलब आप इसके खिलाफ नहीं है ना, मैं यही सुनना चाह रहा हूं। आप तो इस पर चर्चा चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया, उस पर चर्चा हो जाए, उसके बाद चर्चा के बाद इस बिल को ले आया जाए। आप इसका समर्थन करेंगे ना? मतलब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने को 18 से 21 करने को आप सही मानते हैं ना? माणक गुप्ता जी, पार्लियामेंट्री के जो स्क्रूटनी की व्यवस्था वो इसीलिए कि लोगों का परसेप्शन आ जाए, उसमें अलग अलग क्षेत्र के लोगों की राय आ जाए। तब में को ये बात तो आपने खुद ने बाइट बताई, हमारे नेता प्रतिपक्षी संदर्भित विषय पर बात कर रहे हैं, इसलिए ये इसको अवैज्ञानिक तरीके से मैं कोई उस पर अपना कमेंट नहीं देना चाहता। ओके, अब सुधांशु जी जवाब दें, उससे पहले मैं कुछ एक बयान पढ़ के सुना रहा हूं। मैं चाहता तो सुना भी देता, लेकिन समय उतना नहीं है, समय निकल जाएगा। आपको पता है ना समाजवादी पार्टी के 2 सांसद क्या बोले थे अभय दुबे इसी बिल पर, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर? शफीकुर रहमान वर्क कह रहे थे उम्र सीमा बढ़ाने से लड़कियां आवारगी करेंगी। एसटी हसन कह रहे थे शादी में देर होगी तो गंदे वीडियो देखेंगी लड़कियां, शादी जल्दी होगी तो बच्चे जल्दी पैदा कर पाएंगी लड़कियां। ये भी एसटी हसन कह रहे थे। ये ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं आजकल। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है विधेयक। सुधांशु जी, इस पर आपका जवाब भी चाह रहा हूं मैं। सौगत रॉय कह रहे हैं कानून के विरोध में अल्पसंख्यक समुदाय है, आप इसीलिए जानबूझ के ये बिल ला रहे हैं। और अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं बगैर चर्चा हड़बड़ी। सुधांशु जी बोलिए। देखिए, मैं इस विषय में भी जवाब दूंगा। जो पिछला वक्तव्य दिया अभय जी ने, उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाते हुए 2 सिर्फ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। जो आपने बात कही कि भारत के इतिहास में पहली बार विपक्ष को दरकिनार रखते हुए, बाहर रखते हुए विधेयक पास हो गया। अभय जी, आप भूल गए भारत के इतिहास में तो सबसे बड़ा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, जिसमें संविधान की जो उद्देशिका, जिसको प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा कभी बदलेंगे नहीं, उसको सारे विपक्ष को जेल में डालकर, बाहर रख के नहीं, विपक्ष को जेल में डालकर आपातकाल लगाकर आपने परिवर्तन किया था। इसलिए जब सारे भारत के इतिहास में कहें तो जरा यह शब्द गंभीरता से विचार करना चाहिए। दूसरा, आपने कहा वो कौन सांसद थे जिन्होंने की फाइल फेंकी थी, तो वो आपके सांसद प्रताप सिंह बाजवा जी थे, जिन्होंने टेबल पे खड़े होकर सभापति की चेयर के ऊपर फाइल फेंकी थी। वो वीडियो सबने देखा है और आप ही के लोगों ने वीडियो बनाया था। अब मैं आ रहा हूं इस विषय पे। मानक जी, ये देखिए कितनी विचित्र बात है। आज के समय में घुमा फिराकर कांग्रेस पार्टी यह कहने का प्रयास कर रही है कि 18 से 21 आयु बढ़ाना उचित नहीं है। अरे भाई, एक जमाना था जब लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते थे, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को बड़ा सेकेंडरी माना जाता था। अब समाज में बदलाव आया है, प्रगतिशील विचार हैं, सभी लोग पढ़ना चाहते हैं और लगभग हर युवा चाहता है ग्रेजुएशन तक तो कर ही ले। और ग्रेजुएशन करते करते 20-21 साल की उम्र हो ही जाती है। सामान्यतः 16 वर्ष की आयु में 10वां होता है, 18 वर्ष की आयु में 12वीं पास करता है और उसके बाद 21 वर्ष की आयु के आसपास करता है। इसका मतलब ये चाहते हैं कि लड़कियां ग्रेजुएट होने से पहले शादी ब्याह में आ जाएं। और अभय दुबे जी, एसटी हसन को छोड़ दीजिए, शफीकुर रहमान वर्क को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, जहां से आपके परम आदरणीय, सम्माननीय, आपके लिए नित्य वंदनीय और जनता के लिए निंदनीय राहुल गांधी जी सांसद हैं, उस केरल में 2013 में, मानक जी आपको पता है, 2013 में मल्लापुरम जिले की जिला पंचायत ने यह प्रस्ताव पारित किया कि चूंकि अब वह पूर्णतः मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, 98% मुस्लिम हो गए हैं, तो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटा के 16 कर दी जाए। अबे जी, आपकी सरकार थी यूडीएफ की वहां पर, और आपकी केरल की सरकार ने उसका अनुमोदन कर दिया कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटा के 16 कर दी जाए। फिर लोग कोर्ट चले गए, बवाल हुआ, तो फिर सरकार ने घबराकर वह वापस लिया। यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है, यह अप्रैल मई 2014 की बात है। तो यह तो आपकी मंशा है किस तरीके से, और यह मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है मानक जी,
अल्पसंख्यक समुदाय, भाई उसका क्या लेना देना? भाई शादी की आयु 18 से 21 हो गई, तो इसमें समुदाय कहां से आ गया? यह मुझे समझ में नहीं आता है कि हर चीज में मतलब नोटबंदी हो जाए तो समुदाय आ जाता है, जीएसटी हो जाए तो समुदाय आ जाता है, 18 से 21 वर्ष की आयु की बात हो जाए तो समुदाय आ जाता है। यह समुदाय कहां से आ जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। यह एक स्वस्थ विचार था कि लड़का लड़की अब हर चीज में बराबर हैं, तो दोनों को ही कम से कम ग्रेजुएट के स्तर तक पढ़ने की पूर्ण स्वतंत्रता मिले, और ग्रेजुएट होने के बाद यह माना जाता है कि व्यक्ति एक परिपक्वता के एक स्तर पर आ जाता, उसके बाद वो अपने जीवन साथी का निर्णय ले, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की बात करें। और वो एक बात और कह देना चाहता हूं मानक जी, ये आजकल हिंदू और हिंदुत्व बड़ा भाषण देते हैं ना। अबे जी, हिंदू धर्म में जो आश्रम चतुष्टय है वो क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हमारे यहां तो 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य आश्रम माना गया है भाई, और आपको 18 से 21 करने में समस्या नजर आ रही है। कम से कम राहुल गांधी जी से कह दीजिए यह हिंदुत्व नहीं है, यह तो वेदों में है आश्रम चतुष्टय की व्यवस्था, कम से कम उसी का थोड़ा सम्मान कर लें। नहीं, लेकिन सुधांशु जी अभय दुबे यही कह रहे हैं, और सरकार पर आरोप यही लग रहा है कि आप चर्चा से भागते हैं। आप स्टैंडिंग कमेटी में स्क्रूटिनी के लिए बिल भेजते नहीं है, चर्चा नहीं चाहते आप बस उसको बुलडोज करते हैं, किसी भी तरह से बिल पास करके जल्दी से जल्दी कानून बनाना चाहते हैं। इतनी जल्दबाजी और हड़बड़ी में क्यों है सर? कह रहा हूं, एक वाक्य आपसे कह देता हूं। देखिए, राज्यसभा में उपसभापति ने एक दिन फ्राइडे को पूरा हाउस ऑफ कर दिया था, कहा था दोनों लोग बैठ के बात कर लें। बैठ के बातचीत भी हुई, सदन में आके फिर पलट जाते हैं। मैं मर्यादा के कारण नाम नहीं ले सकता, जिन संसदीय समितियों में मैं सदस्य हूं मानक जी, वहां पर विपक्ष के सदस्य भी खुलकर बहस करते हैं, महीनों महीनों बहस चलती है, दसियों दर्जनों बैठकें होती हैं, और वह अप्रिशिएट भी करते हैं। अचानक जब अंतिम दिन आता है, पता नहीं क्या हो जाता है, कहां से फोन आ जाता है कि वो पूरे विधेयक के मुद्दे पर ही कहने लगते हैं सब नोट ऑफ डिसेंट, हमें तो ये मूल रूप से मौजूद ही नहीं है। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी नीयत ही जो है ठीक नहीं है, और बाकी सारा का सारा केवल ये वितंडावाद खड़ा करना चाहते हैं। ओके, अभय दुबे बोलिए, और अभय दुबे बताइएगा, लड़की हूं लड़ सकती हूं ये नारा जब प्रियंका गांधी देती हैं और राहुल गांधी बार बार आज के युवा का इंक्लूडिंग गर्ल्स ये मुद्दा उठाते हैं, तो फिर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने, लड़कों के बराबर लाने में खुलकर क्यों नहीं बोलते आप? देखिए, क्यों आवश्यकता पड़ी लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने की प्रियंका गांधी जी को? क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने महसूस किया कि बीते 7 सालों में जिस प्रकार दोयम दर्जे का व्यवहार मोदी सरकार ने लड़कियों से, देश की बेटियों से किया है, तब वो मुखरता से बोली। वो मुखरता से इसलिए बोली क्योंकि उन्होंने आदित्यनाथ जी का आर्टिकल पढ़ा। उन्होंने कहा कि नारी उस शक्ति के समान है जो खुला छोड़ देगी तो विनाशक हो जाएगी, इसलिए लड़कियों को बांध कर रखना आवश्यक है। उनको आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मोहन भागवत जी का वक्तव्य सुना, जो हिंदू सनातन संस्कृति सभ्यता में हम लोग 7 जन्मों का शादी को रिश्ता मानते हैं। उन्होंने कहा यह तो एक सौदा है, अगर आप की पेट पूजा नहीं कर सकती तो उस औरत को छोड़ दो। इसलिए जब भी आप दोयम दर्जे का व्यवहार महिलाओं से करेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महिलाओं के वस्त्रों पर बोलते हैं, कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा लांघ दी तो बाहर रावण खड़े हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री, ज्यादा वक्तव्य नहीं देना चाहता, लेकिन इसलिए हमको इस बात की आवश्यकता पड़ी। अभी आपने उदाहरण दिया, सबसे पहले बाजवा साहब को निलंबित किया क्या? बताइए इस राष्ट्रीय चैनल पर। आपने तो बहुत मुखरता से बताया कि किताबें लहराई, क्योंकि पंजाब में चुनाव थे इसलिए आपने राजनीति से प्रेरित होकर यह निर्णय लिया। उनका भी दोष नहीं था, वो किसी तरह से दोषी नहीं थे, उन्होंने न्याय संगत काम किया। और जहां तक लड़कियों का प्रश्न है, तो अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई है, अभी 2 दिन पहले मैंने उसका खुलासा किया। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जहां पर 81% और 51% तक 24 से 29 वर्ष की महिलाओं, बच्चियों के लिए बेरोजगारी इन्होंने तय कर दी है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि उस पर एक हेल्दी डिबेट हो, और कम से कम हम लोग इस दिशा में जो मैंने विषय उठाए हैं कि इतनी बुरी परिस्थिति अगर लड़कियों की कर दी कि वो लगातार अंडर नरिश हो रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खर्च आप अपने प्रचार पर खर्च कर रहे हैं, उनका जो आप सरकार को पैरालाइज करना चाहते हैं, आप संसद को पैरालाइज करना चाहते हैं, यह आरोप है सुधांशु त्रिवेदी का और सरकार का। अच्छा, स्टैंडिंग कमेटी में भेज के कोई फायदा नहीं है, आप वहां भी उसको बिल को किसी भी तरह से लटकाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते सरकार कोई भी बिल, कोई भी कानून बना पाए, ना संसद चले ना स्टैंडिंग कमेटी में काम हो, आप ये चाहते हैं। इसीलिए आप संसद को भी रोक रहे हैं और स्टैंडिंग कमेटी को भी रोकते हैं, इसीलिए सरकार को ये इस तरह का रवैया अपनाना पड़ता है और बिल को पास करवाना पड़ता है। मानक गुप्ता जी, साफ पारदर्शी बात है, 50 उदाहरण है मेरे पास। जब हमने चर्चा के लिए प्रस्ताव दिया,
अब 17 दिसंबर को स्थगन का प्रस्ताव दिया लखीमपुर पर, सरकार ने मना कर दिया। 20 दिसंबर को राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं लद्दाख पर चर्चा करना चाहता हूं, सभापति ने उसकी अनुमति नहीं दी। 21 को मनीष तिवारी जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और प्राइम मिनिस्टर के जो पीएस की मीटिंग है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, नहीं टाइम दिया। 7 दिसंबर को राहुल गांधी जी किसानों के विषय पर बात करना चाहते थे, नहीं सब। तो जितने प्रस्ताव चर्चा के थे ये टेलीविजन की डिबेट में और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं कि विपक्ष हंगामा नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बुनियादी मुद्दों पर बात हो, मगर आप डरते हैं उससे। पिछला भी सत्र आपने इसी प्रकार पेगासस को लेकर पूरा का पूरा डिस्टर्ब किया, आपने उस पर चर्चा नहीं होने दी। माणक गुप्ता जी, देश के सम्मुख गंभीर विषय हैं जिस पर यह चर्चा नहीं करना चाहते। अच्छा, इसीलिए राहुल नाराज हैं क्या? के लिए इसका दोष, इसीलिए राहुल गांधी इतने नाराज हैं क्या आजकल? पत्रकारों पे ही बरस जाते हैं। आप देखिए ना, ये डाइवर्सिफाई, तो मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी ने 7 साल में एक पत्रकारों का कभी सामना किया हो, खुलकर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लियो, सवाल कियो? सवाल पूछने पर गृह राज्य मंत्री वो मारने के लिए दौड़ जाते हैं, इनके फोन छीन कर रख लेते हैं। बताइए मुझे आप, ये कौन सा प्रजातंत्र बचा है? सुधांशु त्रिवेदी, बोलिए सुधांशु। हमने हमेशा चौथे स्तंभ का बहुत आदर किया है, लेकिन कुछ लोग हैं नियोजित रूप से जो सरकार की जी हुजूरी में लगे हैं और वो नहीं चाहते कि बुनियादी सवाल देश के उठाए जाए। महंगाई पर बात की जाए, बेरोजगारी पर बात की जाए, सरकार जो चोरी छुपे जासूसी करा रही उस पर बात की जाए, अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया उस पर बात की जाए। तो इसलिए ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, बोलिए सुधांशु जी, इस प्रकार का। सुधांशु त्रिवेदी। मानक जी, अभय जी ने एक लंबा वाच किया, प्रवचन दिया। मैं सिर्फ 3-4 तथ्य रखता हूं इन्हीं के वक्तव्य से। कोई दर्शक जाके चेक कर ले अभी अभय जी ने क्या बोला कि प्रताप सिंह बाजवा ने कुछ गलत नहीं किया। देश की मुख्य विपक्षी दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता यह कह रहा है कि राज्यसभा में सेक्रेटरी जनरल की टेबल पर खड़े होकर नृत्य करना और फाइल उठाकर सभापति के ऊपर फेंक देना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसे क्या कहे, राहुल गांधी इफेक्ट कहे या आपकी विद्वता की विवशता कहे? दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। आपने कहा कि प्रियंका जी ने नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं पर पढ़ नहीं सकती हूं, ग्रेजुएशन तक पढ़ नहीं सकती हूं। और फैक्ट रख रहा हूं, क्या कार्रवाई की कर्नाटक के अपने उस विधायक के ऊपर जिसने कहा था कि बलात्कार अवश्यंभावी हो जाए तो मजा लेना चाहिए। बस लड़की हूं लड़ सकती हूं केवल लखनऊ में भाषण है और कहीं नहीं। चलिए अभय जी, बहुत दिनों के बाद आपको यह रियलाइज हुआ है कि महिलाओं को समुचित स्थान नहीं मिला है, तो यहां कह के जाइए कि पंजाब में 40% टिकट देंगे महिलाओं को, उत्तराखंड में 40% टिकट देंगे, गोवा में देंगे, वहां नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश में देंगे जहां फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, तो खाली थाली दिखा के बहनों की ताली लपेटने बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। चौथा तथ्यात्मक उत्तर, अजय मिश्रा टेनी जी ने, उन्होंने पत्रकार के द्वारा पूछे गए प्रश्न के ऊपर एक प्रतिक्रिया दी। ठीक है, वह प्रतिक्रिया उचित नहीं थी, चाहे कितना भी तीखा प्रश्न हो, मगर अभय जी पत्रकार को दलाल नहीं बोला। राहुल गांधी जी ने क्या किया परसों? अरे कोई सवाल पूछ लिया जाएगा, अभी आप यहां प्रवचन दे रहे हैं कि सवाल पूछना अधिकार है, सवाल पूछना अधिकार है, पूछ लिया तो क्या हो गया, और पूछने के बाद आप कहने लगते हैं दलाल है, जबकि केवल आप ही के सवाल के बारे में पूछ रहे थे, जो आपने प्रश्न उठाया उसी पे पूछ रहे थे। आप ये बताइए, राहुल गांधी जी तो फिर भी सांसद है, प्रियंका जी तो कुछ भी नहीं है, सांसद तक नहीं है, पर यही मीडिया सुबह से शाम तक उनको दिखाता है, उनका गाड़ी में उतरने से लेके एक एक व्यक्ति के जाने तक दिखाता, तो आपको समझ में नहीं आता। और उसके बाद आप ये बात कहने का प्रयास करते, जनाब इसी बात के लिए बस हमने ये 4 फैक्ट रख दिए। अब आप जवाब एक फैक्ट मैं भी रख देता हूं सुधांशु जी, एक फैक्ट मैं भी रख देता हूं। आपने लड़की हूं आपके मंत्री अजय मिश्रा टेनी जब पत्रकार पर बरस रहे थे, ठीक था सुधांशु जी एक फैक्ट छोटा सा मैं भी रख देता हूं। आपने कहा आपके मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने, पत्रकार ने कुछ सवाल पूछा तो प्रतिक्रिया दे दी जो उचित नहीं है, लेकिन दलाल तो नहीं कहा। अरे सुधांशु जी, मैं हैरान हूं, आप अपने मंत्री का ऐसा बचाव कर रहे हैं। आपने वो पूरा वीडियो देखा है जिसमें कह रहे थे ए बंद कर, और अगर वहां और कैमरे नहीं होते उस पत्रकार की पिटाई कर देते। अच्छा, आपने वीडियो देखा था ढंग से? वो हाँ मानक, ये एक मंत्री का बर्ताव होता है, व्यवहार होता है। अब यह प्रश्न उठा दिया तो मैं 2 तथ्य और रख देता हूं। मानक जी, जो प्रतिक्रिया थी वो सरासर अनुचित थी और वह बिल्कुल निंदनीय थी, जो कुछ किया अजय मिश्रा जी ने। मगर अब मेरी बात सुनिए मानक जी, ये भीमापुर कोरे गांव के समय 6 ओबी वैन तोड़ दी गई मीडिया की, उसके बाद ये समर्थन करते रहे।
सीधे भीड़ ने जाके मीडिया की ओबी वैन तोड़ दी। 2012 मुंबई का आजाद मैदान, 1 दर्जन मीडिया की ओबी वैन तोड़ी गई। क्या बोला था तब? तो प्रदेश और केंद्र दोनों में इनकी सरकार थी, कार्रवाई क्या की थी? और सुन लीजिए अभय दुबे जी, आपकी सपा बसपा और कांग्रेस आई की मिलीजुली सरकार थी। 13 सितंबर 1994 दिन मंगलवार लखनऊ में 2 बड़े स्थानीय अखबारों पर बाकायदा हमला, भीड़ का, अंदर जाके कार्यालय तोड़ दिया क्योंकि खबर अनुकूल नहीं छपी थी। अब बता दीजिए मानक जी, ये सब बड़े घटनाक्रम थे या अजय मिश्रा का उसके ऊपर जवाब देना? मतलब दलाल कहने से लेके, ओबी वैन तोड़ने से लेके, तो पिटाई करने से लेके, अखबार के कार्यालयों पे हमला करना और यहां पे आके प्रवचन देना। अभय दुबे बोलिए, अभय दुबे बोलिए। देखिए, बहुत इतिहास से प्रतिशोध लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की रीढ़ तोड़ दी है, उसकी निष्पक्षता पर आघात किया है। आप नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है? मैंने चुनौती दी, आपने बाजवा का उदाहरण दिया, लेकिन यह नहीं बताया 12 सांसदों को तो आपने निलंबित किया, लेकिन जिनकी इतनी व्याख्या कर रहे हैं उन पर नहीं लिया एक्शन। इसलिए मैंने कहा कि सभापति ने मान लिया कि उन्होंने कोई दौर, मैं भी मानता हूं, ना उन 12 सांसदों ने, ना उन सांसदों ने, और 10 बार भी यह करना पड़े तो हम करेंगे। आज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं आप। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह बात सही नहीं है कि लखीमपुर खीरी में किसानों को 200 कम से कम किसानों को मारने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए थे, रोन देना चाहते थे, और उसकी चेतावनी वो मंत्री जी पहले दे चुके थे 7 दिन पहले कि मुझे जानते नहीं हो, 2 मिनट का समय लगेगा, और उन्होंने करके बता दिया। जब सीजेएम कोर्ट में खुद मंत्री जी ने कहा था कि अगर मेरे बेटे पर एक भी आरोप सिद्ध हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, सीजेएम कोर्ट में क्या कहा? एसआईटी ने। और एसआईटी ने कब कहा? जब उस प्रदेश के बाहर के रिटायर्ड जज मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष और वो जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये नियोजित रूप से हत्या के, उन्होंने कहा संकलित प्रमाणों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि यह नियोजित हत्या के इरादे से कृत्य किया गया। अच्छा अभय दुबे, साफ हो जाने के बाद अभय दुबे, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं सिर्फ यूपी चुनाव को लेकर आप ये सारा का सारा जो आपका जितने भी मुद्दे आप उठा रहे हैं, जो आपका कंडक्ट है, वो यूपी चुनाव से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज देखिए संसद खत्म हुई और आपने राम मंदिर में जमीन घोटाले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आरोप लगा दिया राम मंदिर घोटाले का। अभय दुबे, सिर्फ यूपी चुनाव को देखते हुए। अरे अब कैसी बात कर रहे हैं? यूपी चुनाव को देखते हुए लगाएंगे? अच्छा मुझे बताइए, हमने पहले भी कहा था, मेरे पास प्रमाण पड़े, कुसुम पाठक, हरीश पाठक ने सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी को जमीन बेची 18 मार्च 2021 को। 15 मिनट में वो जमीन उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को बेच दी, 16 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाकर। दूसरा घटनाक्रम हुआ, दीप नारायण कौन था ये भारतीय जनता पार्टी के महापौर का रिश्तेदार, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के महापौर जो है ऋषिकेश उपाध्याय, वो गवाह के रूप में थे, और रवि मोहन तिवारी उनके साले थे। उसने 1250% मुनाफा कमाकर तीर्थ क्षेत्र को जमीन बेच दी। तब भी मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में एक प्रमाण दीजिएगा जो बगैर म्यूटेशन के 15 मिनट में रजिस्ट्री हुई हो, नामांतरण के बगैर हुई हो। उसमें आपको रजिस्ट्रार ट्रस्ट को इंटीमेट करना होता है, उसकी अनुमति लेनी होती है। और आज क्या हुआ? वेद प्रकाश गुप्ता एमएलए अयोध्या, 20,034 स्क्वायर मीटर जमीन, 21 नवंबर 2021। इंदर प्रताप तिवारी एमएलए गोसाईगंज, 2,593 स्क्वायर मीटर जमीन, 19 नवंबर 2019 को। मेयर के साले ने ये बद्री ब्रदर इन लॉ उन्होंने भी जमीन खरीदी। मेयर के साले साहब वही रवि मोहन तिवारी, 1480 स्क्वायर मीटर जमीन 18 सितंबर 2019 को खरीदी। इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने खरीदी। डिविजनल कमिश्नर जिनका जमीन का विवाद चल रहा है, जिनको निपटाना है, उन्होंने भी खरीद ली। डीआईजी ने क्या खेल चल रहा है? आस्था का सौदा भगवान राम की आस्था का सौदा क्यों कर रहे हो? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो त्याग के प्रतीक है, जो वचन की मर्यादा के खातिर सत्ता को त्यागने के प्रतीक है, जो नैतिकता के प्रतीक है, जो सत्य के प्रतीक है, वहां पर आस्था में ऐसी इतना बड़ा घोटाला। और आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था? आदित्यनाथ जी ने कहा था, अब हमने जब प्रश्न किया तो यह बताया कि नहीं योगी जी जांच कर रहे हैं। और उसमें कौन है? उस ट्रस्ट में कौन है? उस ट्रस्ट में पीएमओ के ऑफिस बेरर है। अच्छा सुधांशु जी कुछ दिखा रहे हैं, 1 मिनट अबे दुबे 1 सेकंड। सुधांशु जी क्या दिखा रहे हैं बताइए जरा। अरे इससे पाप धुल जाएंगे क्या? मुझे बताइए आप, आपके इससे पाप धुल जाएंगे आपके? हाँ देखिए ना, पाप ही तो बता रहा हूं।
निहत्थे राम भक्तों को घेर कर घंटों फायरिंग, 200 मरे। यह अखबार है 3 नवंबर 1990। जो कुछ आप पाप कह रहे थे ना, वही पाप याद दिला रहा हूं। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोली चलवाकर सैकड़ों कारसेवकों को मारा था। वह सरकार गिर गई थी, मगर राजीव गांधी जी के नेतृत्व की इस कांग्रेस सरकार ने इस सरकार को, जिसने निहत्थे, क्योंकि यह 30 अक्टूबर 1990 नहीं है जिस दिन कार सेवा थी, कार सेवा के 2 दिन बाद 2 नवंबर 1990 को घेर घेर कर मारा गया, कोठारी बंधुओं के सर पे रखा गया। तो ये पाप के साथ तो उस जमाने से खड़े थे, और आज से थोड़ी 1949 में मूर्तियां प्रकट हुई तो वहां पर ताला लगा के रखा। उसके बाद मुस्लिम पक्षकार नहीं थे तो 1961 में उनको पक्षकार बनाया। उसके बाद 1966 में निहत्थे गोरक्षक संतों पे गोलियां चलवाई। उसके बाद 1976 में के मोहम्मद ने लिखा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई में 8 खंबे निकलवाए आ रहे थे तो उसको रुकवा दिया। उसके बाद जब ताला खुल गया तो उसके बाद मुलायम सिंह की सरकार ने जब गोली चलवाई तो उसको समर्थन देके बचाया। उसके बाद नरसिम्हा राव के समय में कहा तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। फिर जब मनमोहन सिंह और प्रच्छन्न रूप से सोनिया जी की सरकार आई तो कहा राम तो थे ही नहीं, हिंदू आतंकवादी थे। कितना पाप ढोएंगे और कितना पाप धोएंगे जनाब। पाप की गठरी बहुत बड़ी है, इसलिए इस विषय को आप लोग न छेड़े तो बेहतर हो। और मैं मीडिया की निष्पक्षता की बात करता हूं। इन्होंने जो बात कही है मानक जी, मैं चुनौती से कहता हूं 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवा थी, दूरदर्शन के आर्काइव में जाके चेक कर लीजिए, मुझे अच्छी तरह याद है, रात 9 बजे के समाचार में इनकी सरकार ने कहा कुछ नहीं हुआ। रात को 8:45 बजे की आकाशवाणी की न्यूज ने कहा कुछ नहीं हुआ, और अगले दिन सुबेरे अखबारों में गुंबदों पे चढ़े हुए कार सेवकों की, 92 की नहीं 90 की बात है, झंडा फहराते हुए फोटो थी। यह तो मीडिया की निष्पक्षता थी। और राजीव गांधी जी के जमाने में याद है एंटी डिफेमेशन बिल, अवमानना विधेयक लेके आए थे कि अगर कोई किसी के खिलाफ लिख देगा तो उसे जेल डाला जा। सुधांशु जी 2019, 2020, 2021 के आरोपों का जवाब, वो भी जमीन घोटाले का, राम मंदिर की जमीन घोटाले का, आप 1990, 1992 इससे दे रहे हैं, 1949 तक पहुंच गए। इस पर कुछ तो बोलिए सुधांशु जी। इतना ही कह दीजिए जांच करवाएंगे, अगर घोटाला हुआ है तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बता रहा हूं, अरे भाई मेरी पूरी बात तो आने दी। 2019 से पहले राम जन्मभूमि का जजमेंट ना आए, ये किसने बोला था? ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील, जो कांग्रेस के नेता थे, वकील का चोला ओढ़कर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये काल नेमी के भांति सदैव राम के काम में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए 3 पीढ़ियों से तत्पर रहे हैं। इसलिए ये जो भी बोल रहे हैं वो अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार बोल रहे हैं। इनकी पूरी तरीके से इस पे प्रामाणिकता ध्वस्त है। ओके, अब श्री राम जन्मभूमि के ऊपर अगर इनकी लगती, इसीलिए मैंने सबसे पहले दिखाया था कार सेवकों को, सैकड़ों कार सेवकों को मारने का समर्थन करने वाले क्या बात करते हैं। क्लोजिंग कमेंट, टाइम भी खत्म हो रहा है। अबे दुबे पर बात करेंगे। देखिए काट की माला डाल के बीच में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे फेरनहार कपूत। इनके रामविलास वेदांती सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे, राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य हैं वो। मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ भी उठाकर देख लीजिएगा। उन्होंने कहा, रामविलास वेदांती जी ने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के भगोड़े तो भाग गए थे। ये कहते थे कि ये ढांचा टूट जाएगा तो मुद्दा समाप्त हो जाएगा। रिकॉर्ड पर है, उठाकर देख लीजिएगा। उनका एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसका वीडियो आज भी मौजूद है। क्या कहा भारतीय जनता पार्टी ने? अटल बिहारी वाजपेयी 1989 में गए तमिलनाडु और कहा कि ये राम सेतु को तोड़कर मैं अन्ना का स्वप्न साकार करने आया हूं, बजट में प्रावधान रख दिया। इनके मंत्री, संस्कृति मंत्री लोकसभा में कहते हैं, शर्मा जी बोले माता सीता के पैदा होने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण ही हमारे पास नहीं, मां सीता का अपमान किया। हमने तो उस आदमी को सस्पेंड कर दिया जिसने एफिडेविट सर्वोच्च अदालत में दिया था। हमारी आस्था थी, लेकिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी जब उनकी आस्था में आप लूट करोगे? वहां एक बार भी आपने जवाब नहीं दिया। आप प्रधानमंत्री जी, आपसे आग्रह करना चाहता हूं। ओके, 20 सेकंड सुधांशु जी, छोटा सा जवाब, टाइम खत्म हो रहा है बिल्कुल। सुधांशु जी, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा अगर हम वहां चाहते हैं पूरे सम्मान के साथ, तो न्याय कीजिए और दंडित कीजिए उन लोगों को जो एक लूट तरफ में लगे कहा, हैं। अभय जी अब बस एक लाइन बोल लो।
अभय जी, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के भगोड़े भाग गए थे, फिर भी आज तक 120B के मुलजिम बनकर अडवाणी जी, जोशी जी, उमा भारती और विनय कटियार के ऊपर मुकदमा चल रहा है। और जो आपने कहा कपूर की बात, तो बस एक लाइन कह देना चाहता हूं, राम हाल तुम्हारा रहा न को कुल तारन हारा। अब आप खुद तय कर लीजिए किसके यहां सपूत और किसके यहां कपूत, और किसके कुल की क्या गति हुई और किसकी क्या दुर्गति हुई। ओके, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आज सारे मुद्दों पर गर्मा गर्म और दिलचस्प बहस के लिए। इसीलिए अच्छे मंझे हुए अनुभवी तेज तरार प्रवक्ता हूं, एंकर का काम मैं बार बार कहता हूं बहुत कम हो जाता है। बहुत धन्यवाद, मैंने तो मजा लिया इस डिबेट का। आप भी दोबारा ले सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब पर। बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी, अभय दुबे इस फेस ऑफ में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड